आपके साथ अनुराग सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और सबसे पहले बात बजट की, क्योंकि कल राजस्थान के पूर्ण बजट को पेश किया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सचिवालय पहुंची हैं। बजट की तैयारियों को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर रही हैं। तस्वीर उस वक्त की जब वित्त मंत्रालय पहुंची दिया कुमारी और वित्त विभाग से जुड़े हुए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो पूर्ण बजट तैयार करते हैं, जिनके कंधों पर इस जिम्मेदारी होती है, उनसे बातचीत करती हुई, मंत्रणा करती हुई। कल महत्वपूर्ण दिन है। कल पूर्ण बजट भजनलाल सरकार का पेश होगा। तो सरकार का फोकस इस बार ज्ञान GYAN पर है। ज्ञान मतलब हुआ गरीबी और गरीब, युवा, अन्नदाता और साथ ही साथ नारी। इन चार लोगों के लिए, इन चार तबकों के लिए बहुत ही विशेष इस बजट में कहा जा रहा है कि रह सकता है, और इसी को फोकस में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया। अंतिम रूप दिया जा रहा है इस बजट को। कल भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। 10 जुलाई को प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट पेश होने वाला है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर रही है। बैठकों के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। कैसे तैयारी कर रही है कांग्रेस, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की। 10 जुलाई को पेश होने जा रहे भजनलाल सरकार के बजट से पहले विपक्ष पूरी तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस बैठकों के सहारे तीखे तेवर दिखाने की तैयारी कर रही है। वो बात करेंगी जो राजस्थान के लोग चाहते हैं, जो राजस्थान की जनता चाहती है, वो करेंगे। अगर जहाँ गवर्नमेंट गलत होगी, हमारी पार्टी उसका डटकर विरोध करेगी। अगर अच्छा बजट आएगा तो हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और हम हर मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तैयारी पूरी है और सब लोग, हमारे पूरा विधायक दल हमारा मजबूती से लड़ रहा है। और आपने देखा होगा, जब भी सदन चला है, अभी 2 दिन अब चला है, इससे पहले भी चला है, तो पूरे विधायकों ने एकजुट होकर विपक्ष को घेरने का काम किया है। विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष के मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि विपक्ष के MLA हों। बजट को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। हमने जो बजट लास्ट में दिया था, उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे, अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। विपक्ष भले ही तीखे तेवर अपना रहा हो, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म का साफ कहना है कि 10 जुलाई को पेश होने वाला पूर्ण बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम महिलाएं हमारी बहनें हैं। महिला किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उन सबको उचित सम्मान मिले, इसके लिए राजस्थान की सरकार कृत संकल्पित है और समय समय पर उचित व्यवस्थाएं जो की जा सकती हैं, हम सभी युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, राजस्थान के आम जन को साथ लेकर के आगे बढ़ाएं। विपक्ष सरकार पर उनके अंतरिम बजट के दौरान लाई गई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि बजट में विकास पर जोर है। ऊर्जा को लेकर के आपको बहुत सारा नया देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार 225 लाख करोड़ के काम उत्पादन और वितरण और इसका प्रसारण तंत्र में करने जा रही है, जो कि 32,000 मेगावाट के उत्पादन होगा उससे, और ये हमारी आने वाले 5 से और 15 साल की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष बजट को उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बता रहा है, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि बजट को लेकर वह पूरी तरह से तैयार है। अब 10 जुलाई यानी कि बुधवार को सरकार का पहला पूर्ण बजट सबके सामने होगा
और ये देखने वाली बात हो गई कि जनता को इससे राहत मिलेगी या फिर निराशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कल पेश होने वाले भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि यह बजट हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। बजट युवा, महिला, किसान, व्यापारी और श्रमिकों के हित में होगा, तो वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा गया। भजनलाल सरकार अपना बजट कल पेश करने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। जोशी साहब, किस तरह की उम्मीदें करे प्रदेश की जनता? क्या कल सौगातों का बड़ा पिटारा प्रदेश की जनता के हित में खुलने वाला है? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का कल बजट पेश होने वाला है और उन्होंने मात्र 6 माह के अंदर इस प्रदेश को अनेक सौगातें थी जिसका प्रदेश को कई वर्षों से इंतजार था। और कल आम बजट है। इस बजट में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट आने वाला है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए योजना होंगी। मैं सोचता हूं 6 माह में के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कई वर्षों से प्रदेश इंतजार कर रहा था, चाहे एआरसीपी हो। आप देखिए कि पहले 6 माह के अंदर महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देना, जो हमारे संकल्प पत्र का प्रमुख पॉइंट था। किसान के खाते में किसान सम्मान निधि राजस्थान की ओर से देना। पेंशन कहा कि हम सरकार में आएंगे तो पेंशन बढ़ा के देंगे, वो निर्णय कर दिया झुंझुनू की धरती से। किसान सम्मान निधि का निर्णय कर दिया टोंक की धरती से। और प्रदेश के किसानों के लिए और जो हमारे पेंशनधारी है उनके खातों में पैसा जाना चालू हो गया। जो हमारे उज्ज्वला लाभार्थी, उन माताओं बहनों के खातों में पैसा जाना, मात्र 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू हो गया। तो ये इस बात को इंगित करता है कि जो कहा वो करके दिखाया। और सिर्फ सरकार चुनाव के समय नहीं, बाकी कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा है कि अंतिम 4-6 महीने में घोषणाएं करती है और लोग लुभावने वादे करती है, लेकिन ये सरकार है जिसने पहले 30 दिन के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देना चालू कर दिया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कानून मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। कहा कि अशोक गहलोत हमारे जोधपुर के ही हैं। साथ ही जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के हमारे साथी भी रहे हैं अशोक गहलोत, और मारवाड़ के आदमी की अगर तबीयत खराब हो तो उनसे मिलना जरूरी जाना चाहिए। इसके अलावा पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात पर भी कहा कि मुलाकातें होती रहनी चाहिए, हमारी पुरानी परंपराएं हैं। हमारे जोधपुर के हैं, विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं। और जोधपुर का होता है, मारवाड़ का व्यक्ति होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम सब आपस में मिलते हैं, कुशल से पूछते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनका स्वास्थ्य ठीक हो। आपस में मिलना जुलना तो होता ही रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पुरानी बहुत परंपराएं रही है। भैरव सिंह जी सबसे मिलते थे, परशुराम जी सबसे मिलते थे, मुख्यमंत्री शिवसेना जी सबसे मिलते थे। मिलने का तात्पर्य आपसी वातावरण ठीक रहे। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र की बातें करते हैं, अपने पक्ष की बात भी करते हैं, अपने राजनीतिक ध्येय की बात भी करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हमारे में परमानेंटली कोई वैमनसी पैदा हो गया। हम आपस में अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन आपस में हम सब एक हैं, हम राजस्थान वासी हैं और प्रेम भाव से रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बूंदी के उतराना में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बूंदी लाखेरी स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और रात भर बिजली गुल रहने और दिन में कई बार बिजली सप्लाई बाधित होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए। सड़क पर पत्थर और कांटे लगाकर जाम लगा दिया गया, जिसके चलते बूंदी लाखेरी मार्ग 1.5 घंटे तक बाधित भी रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, ग्रामीणों को जाम हटाने के लिए राजी किया। बिजली की अनियमितताएं लगातार बढ़ रही है। सप्लाई से परेशान महिला पुरुष सड़क पर आ गए और जाम लगा दिया। इसके चलते बूंदी लाखेरी के बीच यातायात बाधित भी रहा। बूंदी रोडवेज की बसें, निजी वाहन जाम में कई घंटों तक फंसे रहे।
मौके पर पहुंचे लाखेरी एसएचओ ने पहले समझाइश की, लेकिन ग्रामीण जब नहीं माने तो डिस्कॉम अधिकारी को भी बुलाया गया। फिर जाकर बात बनी और ग्रामीण जाम हटाने पर राजी हुए। ये समस्या है, लाइट नहीं आती है, लाइट नहीं आएगी तो चक्की नहीं चलेगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, मोटरें सबके घरों में लग रही है, करीब करीब 1-1 लाख रुपए लगा के इन्होंने जो बोरिंग लगवाई है वो किस लिए लगाई है? बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, इनको कहाँ तक बिलाया रात भर? ये समस्या तो हमारे 3 साल हो गए, बाकी साल भर से रेगुलर हम उपखंड अधिकारी में नहीं जा रहे। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को धमकी देने का मामला सामने आया। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने रंगदारी के लिए धमकी दी है और यह भी कहा है कि रंगदारी अगर नहीं दी गई तो नुकसान पहुंचाया जाएगा। यह धमकी भी दी गई है। 29 जून से वॉइस मैसेज और व्हाट्सएप कॉल पर यह लगातार धमकी दी जा रही है। कोतवाली थाने में फिलहाल वीरेंद्र चारण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुरक्षा की मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एसपी दफ्तर में पहुंचे। एसपी से सुरक्षा गार्ड लगवाने की मांग की गई है। चूरू के बोबासर गांव का रहने वाला गैंगस्टर वीरेंद्र चारण है जो धमकी दे रहा है, जिस पर आरोप लगा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में भी वीरेंद्र चारण आरोपी है। मनोज शर्मा और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो मनोज, कब से धमकी दी जा रही थी और पुलिस इस धमकी को कितनी गंभीरता से लेते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या फिर इस पर कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू के सैनिक बस्ती का रहने वाला है ये ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रणवीर कसवा, और जो कि बीजेपी में भी कार्यकर्ता के रूप तौर पे काम भी करते हैं। और इनको जो 29 जून 2024 को है वो धमकी दी गई थी। तो सबसे पहले जो व्हाट्सएप कॉल आया था वो 29 जून 2024 को आया था, जिसके अंदर इनके द्वारा जो लॉरेंस गैंग का जो ये गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण, इसके द्वारा धमकी दी गई कि अगर रुपए नहीं दिए गए तो अंजाम भुगतना होगा। इस तरह की जो धमकी है वो लगातार दी गई। उसके बाद 6 जुलाई 2024 को भी इनके द्वारा और एक इनके मोबाइल के ऊपर एक वॉइस मैसेज है वो आया, उसके अंदर भी साफ तौर पे जो धमकी है वो दी गई। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी अंजाम भुगतने की जो धमकी है वो इसके अंदर दी गई है। और साथ ही जो वीरेंद्र चारण है उसके द्वारा लगातार ये धमकी की जो वारदात है वो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के साथ की गई। इसके बाद में इनके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया और साथ ही जो एसपी है उनको भी गुहार लगाई है निजी गार्ड लगवाने की। कोतवाली थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 308 क्लोज 2 और 308 क्लोज 5 है, उसके अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और सीधे तौर पे जानमाल के नुकसान की जो बात है, परिवार सहित जो जानमाल के नुकसान की बात है वो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के द्वारा 29 जून को व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी धमकी दी गई थी। आज तो 9 जुलाई हो गई है, एक अच्छा खासा वक्त बीत गया 10 दिन। तो इस बीच क्या पुलिस तक ये व्यापारी नहीं पहुंचा था? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल आया था, वो 29 जून 2024 को आया था। उसके बाद 6 जुलाई 2024 को इस बीच भी काफी कॉल और जो वॉइस मैसेज है वो भेजे गए। और 6 जुलाई 2024 को भी जो वॉइस मैसेज है उसके ऊपर सीधे तौर के ऊपर जो धमकी है वो दी गई थी कि अगर कॉल नहीं उठाया तो भी आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह के जो कॉल है और वॉइस मैसेज है वो बार बार इनके पास आए, जिसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। और अब जो एसपी दफ्तर है वहाँ बिल्कुल। मनोज, एक सवाल और मेरा ये है आपसे कि ये जो धमकी देने वाला आरोपी है वीरेंद्र चारण, ये यही चूरू का ही है, स्थानीय है, ये जानकारी निकली है सामने, और ये इससे पहले भी गोगामेड़ी की हत्या में आरोपी है। मैं बताना चाहूंगा कि जो वीरेंद्र है वो कुख्यात अपराधी है, जो कि चूरू जिले के सुजानगढ़ का एक गांव है बोबासर, वहां का रहने वाला है। और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर हुआ था, उस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर के अंदर भी इसका नाम आया था और लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ ये है। और जो व्हाट्सएप कॉल किया गया था उसके अंदर भी इसके द्वारा जो धमकी दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि मैं वीरेंद्र चारण बोल रहा हूँ, मुझे पहचान तो गए होंगे। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर में हमारे काफी पैसे खर्च हो गए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे। यह खबर कोटा से, जहां कोचिंग नगरी में लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में काफी आक्रोश है और शहर के मुख्य चौराहे समेत आसपास के इलाकों में रोड पर जो लाइट है वो दिन भर जलती रहती है। मतलब एक तरफ तो लाइट की किल्लत है और दूसरी तरफ सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स दिन के वक्त भी जलती रहती हैं।
सुबह होने के बाद भी इन रोड लाइट्स को बंद करने का काम किया जाता है। संजय नगर, फ्लाईओवर, डीसीएम रोड, न्यू मोटर मार्केट के आसपास की सारी रोड लाइट्स जलती देखी गई हैं। आपको लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां पर सब्जियों के भाव में तेजी से रसोई का बजट अब गड़बड़ा रहा है। शहर में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं अदरक 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक, धनिया 150 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कुल मिलाकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गुजरात और पंजाब में ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें चौपट हो गई हैं। इस वजह से सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं और मांग ज्यादा हो रही है, और इसके चलते मांग कम जब सप्लाई हो रहा है तो दाम अपने आप ही बढ़ रहे हैं। करीब 10 दिन पहले टमाटर 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, अब डबल हो गए हैं, 80 रुपए किलो तक उनके दाम पहुंच चुके हैं। आगे से कम आ रही है, कम आने के कारण सब्जी महंगी हो गई है और रसोई का स्वाद भी बिगड़ गया है आगे। और शादियां हैं, शादियों के कारण सब्जी महंगी हो गई है। पीछे से बारिश है, बारिश के कारण सब्जी कम आ रही है। इसके कारण पूरा माल महंगा है। गुजरात में क्या बारिश ज्यादा है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ वहाँ की आके आती है, उसी कारण से वहाँ से सब लोग है, गाड़ी आ नहीं सकती है, मुश्किल से एक गाड़ी और 2 गाड़ी आती है, इस कारण सब्जी महंगी हो गई है। कोटा से बड़ी खबर है, युवक पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। सड़क पर दोनों बदमाशों को घुमाया गया। आरोपी तौकीर और विनोद को कल गिरफ्तार किया गया था। 4 दिन तक रामपुर के जंगलों में फरारी काट रहे थे। यासीन नाम के युवक के पैर में दरअसल गोली मारी गई। कोटा ग्रामीण के सुके थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया। गिरफ्तारी उसके बाद देखिए भरे बाजार में किस तरीके से दोनों बदमाशों का जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस इसलिए ताकि भय लोगों के बीच में बने। बिल्कुल, और इस तरह से ये हम लगातार देखते भी हैं कि जो कुख्यात बदमाश होते हैं, लोगों में जिनका खौफ होता है, तो लोगों के मन से खौफ निकालने के लिए उनको इस हालत में इस तरीके से सड़क पर घुमाया जाता है, इनकी परेड कराई जाती है, लोगों में विश्वास पैदा कराया जाता है कि कानून व्यवस्था से बढ़कर कुछ नहीं है, पुलिस से बढ़कर कुछ नहीं है। ये भले ही खौफ पैदा करने की कोशिश करते आए हों, लेकिन इनकी हालत पुलिस के डंडे के सामने क्या हो जाती है। तौकीर और विनोद, इन दोनों का ही ये जुलूस निकाला गया। इन पर आरोप कि इन्होंने एक शख्स को गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। 4 दिन से ये लगातार जंगल में छिपे बैठे थे। पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही थी, तलाश रही थी। आखिरकार जब ये पकड़ में आए तो इनको इस तरह से जुलूस निकाला गया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता कोटा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जाहिर तौर पर इन बदमाशों के हिस्ट्री के बारे में बताइए, क्योंकि इन बदमाशों के अंदर खौफ होना बेहद जरूरी है और इसी मकसद के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए, सुकैत में जिस तरह से वारदात हुई उसके बाद में जो आमजन में जो है पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो कम होता जा रहा था कि कहीं कहीं इस तरह से जब वारदातों को अंजाम देकर बदमाश फरार हो रहे थे। लेकिन 4 दिनों की लगातार प्रयास के बावजूद जब पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया, तब भी इस बदमाशों के प्रति आमजन में जो खौफ था, वो डर जो है वो कम करने के लिए इस तरह के जुलूस निकाले गए। और सबसे बड़ी और अहम बात है क्योंकि कोटा में आज गर्मी का मौसम है, बारिश नहीं हुई है, और गर्मी के मौसम में पैदल इनको नंगे पैर ही सड़कों पर घुमाया गया। पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा है और आमजन देखते रहे। कई लोग अपने मोबाइल के कैमरे से इनकी तस्वीरें ली गई। लोगों को लगा कि जो बदमाश फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर जो फरार हुए थे वो पुलिस की गिरफ्त में है। उनके बदमाशों के प्रति जो खौफ है वो आमजन में जो है कम हो इसी उद्देश्य के तहत पुलिस ने इस तरह का जुलूस निकाला गया। हालांकि 4-5 दिन पहले जब बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, तब ये आसपास के जंगलों में छिप गए थे। रामपुरा के जंगल में करीब 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इन बदमाशों को जो है सुकेत थाना पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने इनका जुलूस निकाला गया है। और ये कहा जा सकता है कि कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस की ये एक न केवल बड़ी कार्रवाई बल्कि आमजन में विश्वास पैदा हो, पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और बदमाशों के प्रति खौफ न हो, किसी तरह का कोई डर न हो, इसी के उद्देश्य से इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है वो निश्चित रूप से कहीं कहीं सराहनीय की जा सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों से मोटरसाइकिल को पहले ही जब्त कर लिया। इस वारदात में कोई और तो शामिल नहीं है। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है और इस तरह की वारदातों की रोकथाम के लिए जो ये जुलूस जिस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि
इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगेगा, बदमाशों में पुलिस के प्रति डर पैदा होगा कि न केवल गिरफ्तार करती है बल्कि पुलिस जो है आमजन के बीच में, लोगों के बीच में, बड़े बाजार में, सड़कों पर इस तरह से जुलूस निकालती है ताकि जो है लोगों के बीच इनकी न केवल इमेज कम हो बल्कि एक पुलिस के बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका फिलहाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक घर में लूट की वारदात सामने आई है। मकान में रहने वाले दंपत्ति और उनके बेटे बेटी को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद घर में रखी लाखों रुपए की नकदी और सोने जेवरात पर हाथ साफ कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की सुई घर में रहने वाली नेपाली महिला नौकरानी पर जा रही है, क्योंकि वारदात के बाद से ही घर में काम करने वाली नेपाली महिला नौकरानी फरार है। यह घटना सेलिब्रेशन मॉल के सामने देवेंद्र धाम के पास रहने वाले संजय गांधी के घर में हुई है और आसपास के लोगों ने संजय गांधी और उनके परिवार को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में आज बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक घर की एक महिला नौकर ने परिवार के 4 लोगों को बेहोश करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। और महिला नौकर जो है उसने की लाखों रुपए की लूट की है, वहां से नकदी लूट की है और काफी जो है कि गहने भी लूट की, उसके बाद वो फरार होगी। इस समय मौजूद है उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है, जहां पर उदयपुर का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर जो 4 लोगों को बेहोश किया गया, जिसमें पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों को बेहोश किया गया, जिसको बाद यहाँ पर जो पड़ोसी हॉस्पिटल ने पहुंचाया, जिनका यहाँ पर चारों को इलाज जारी है। और डॉक्टर ने बताया कि चारों की स्थिति जो है कि अभी गंभीर हालत से बाहर है, लेकिन उनका इलाज जारी है। और पुलिस से जब बात हुई, पुलिस ने बताया कि इस पूरी वारदात में जो घर की महिला जो नौकर है उस पर पूरा शक गया, क्योंकि उसके बाद वो वारदात के बाद वहां से फरार हो गई और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी गायब है। लेकिन पुलिस जो है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कितना माल गया और अभी लोकेशन उसकी ट्रेस करी, ताकि जल्द से जल्द पता लगा जा सके कि अभी उसकी लोकेशन क्या और जल्द से उसको पकड़ा जा सके। ये उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल है, जहाँ आप देख सकते हैं कि चारों का वार्ड में अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। जो है कि घर मालिक जो है संजय गांधी है, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची और उनका 10 साल का बेटा, चारों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति अभी गंभीर स्थिति से बाहर बताई, लेकिन जल्द से जल्द पुलिस इस मामले तक तह तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द खुलासा करेगी। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब यह खबर जोधपुर से, जहां सड़क पर बाइक आगे लेने की बात को लेकर जमकर बवाल हो गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल सड़क पर बाइक आगे लेने की बात को लेकर हुई बहस पर अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट में बदल गई। बुलेट पर सवार युवक इंतजार वहां पर कर रहा था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से। मंत्री झावर सिंह खर्रा जेडीए के कामकाज का, जेडीए के कार्यों का रिव्यू कर रहे हैं और जेडीए में आज मंत्री झावर सिंह खर्रा बैठक ले रहे हैं। बैठक में जेडीए से जुड़े सभी जोन के उपायुक्त इंजीनियर्स मौजूद हैं। जेडीए के विकास कार्यों, पट्टा लीज संबंधी कार्यों को लेकर ये बैठक हो रही है। जोन वार सभी मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। लैंड फॉर लैंड को लेकर भी अधिकारियों से फैक्ट्स रिपोर्ट मांगी गई है। लैंड फॉर लैंड से संबंधित कई फाइलों को लेकर जेडीए से ये बात सामने आई। रोशन का रुख करते हैं। जी रोशन, बताएं। जी देखिए रविंद्र, बिल्कुल ये जो बैठक है वो अपने आप में अहम रहने वाली है। खुद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जो जेडीए मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। वहीं बात की जाए जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा तस्वीरों के अंदर नजर आ रही है। किस तरीके से जयपुर शहर का जो डेवलपमेंट है, विकास कार्य है, उनको लेकर ये जो बैठक है अपने आप में अहम रहने वाली है। इसके अंदर प्रमुख शासन सचिव यूडीएच टी रविकांत मौजूद हैं, जेडीसी मंजू राजपाल मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भजनलाल सरकार का जो पहला जो बजट था उसमें एक जयपुर शहर के अंदर हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, उसका कितना क्या क्रियान्वयन हुआ, चाहे लैंड फॉर लैंड में जो जमीन आवंटन की बात है वो कहा जा सकता है। ये अपने आप में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसे कई जो प्रकरण है उनको लेकर ये जो बैठक रखी गई अपने आप में काफी अहम बैठक है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं यूडीएच मंत्री खुद पहुंचे। सर, ये जो बैठक है आज रखी गई है, क्या कहेंगे? तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर के डेवलपमेंट को लेकर ये जो बैठक यहाँ पर रखी गई है, बैठक के बाद में क्या कुछ निकल कर आता है उसको लेकर यूडीएच मंत्री खुद मीडिया से मुखातिब होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जेडीए के मंथन सभागार के अंदर ये जो बैठक शुरू हो गई है, इसके अंदर तमाम जो जोन उपायुक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इंजीनियरिंग शाखा के
तमाम इंजीनियर्स, चाहे एनफोर्समेंट विंग हो, और तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरीके से चाहे विकास कार्य हो या फिर लैंड फॉर लैंड से जुड़ी हुई जो पत्रावलियां जिस तरीके से गुम हो गई थी, उनको लेकर यूडीएच मंत्री ने जेडी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पेश की जाए। आज देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बैठक है वो शुरू हो गई है। उसके अंदर जो सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमाम जो प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। इस बैठक के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, वो भी कुछ ही देर में मालूम चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट हो, चाहे एलिवेटेड रोड से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हो या फिर लीज डीड, पट्टा नियमन संबंधित तमाम जो जेडीएस से जुड़े हुए जो काम है, उन सभी कार्यों का जोनवार रिव्यू किया जाएगा। रविंद्र, बिल्कुल रोशन, ये भी जानकारी बीच में आती रही है कि जेडीए से संबंधित विशेष तौर पर लैंड फॉर लैंड और बाकी जरूरी फाइल्स भी इस दौरान गायब रही थी। तो कहा जा सकता है कि अधिकारियों को बताया जाएगा कि काम पूरी तरह से निर्देशित करें कि सही तरीके से हो। जी बिल्कुल रहीम, ठीक आपने कहा कि जिस तरीके से विगत दिनों लैंड जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जेडीए में कहीं ना कहीं के अंदर चर्चा होना लागी, क्योंकि यूडीएच मंत्री ने सबसे पहली बैठक के अंदर ये जो तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं आचार संहिता लग गई। तो यूडीएच मंत्री लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि समय के साथ में जिस तरीके से जो विगत सरकार के कार्यकाल के अंदर जो घोटाले हुए हैं वो एक एक कर सामने आएंगे। विगत 6 महीनों के कार्यों की भी यूडीएच मंत्री ने समीक्षा के निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बैठक में रविंद्र क्या कुछ रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लैंड फॉर लैंड से जो जुड़े हुए जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं के कहा जा सकता है कि चर्चा का विषय जेडीए में बने हुए। ऐसे में देखना ही होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रहता है। जाहिर तौर पर रोशन, लैंड फॉर लैंड पर सभी की निगाह है, क्योंकि जब से नई सरकार आई उसके बाद से लगातार ये बात रही कि आखिरकार इसमें क्या और खुलासे होंगे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्स रिपोर्ट यहाँ पर रखी जानी है और इसी को लेकर माना जा रहा है कि अब नया अपडेट के लिए सभी बेताब है। किस तरह से, चूंकि राजनीतिक मसला भी बनता रहा है, दोनों आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इसमें जमकर तू मैं होती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। हमारे संवाददाता रोशन खुद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। हमने अंदर की तस्वीरें भी रोशन देखी, वहां पर अभी स्वागत किया जा रहा है तमाम मंत्रियों का। कितनी देर और यहाँ पर लगेगी बैठक शुरू होने में? देखिए, बैठक शुरू हो गई है, देखना ये होगा कि इस बैठक के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। क्या लैंड फॉर लैंड है, क्या लैंड फॉर लैंड का जिस तरीके का ये ज्वलनशील जो मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा होती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। क्योंकि खबरें इस तरीके की आ रही थी कि कई पत्रावलियां इससे जुड़ी हुई वो जेडीए से धीरे धीरे गायब हो रही है। चाहे बजट के अंदर हाईटेक सिटी की घोषणा की गई थी, उसका कितना क्या कुछ क्रियान्वयन हुआ है, इसको लेकर देखना ये होगा कि आखिरकार इस बैठक के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। ये आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे थे कि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खन्ना ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी जोन के उपायुक्त इंजीनियर्स मौजूद रहे। कर्नल आप देख रहे हैं राजवर्धन राठौर भी वहां पर मौजूद हैं।